नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे आपको जनता रिपोर्टर। देश में उठ रही फ्री वैक्सीनेशन की मांग को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल कोरोना से सुधरते हालातों के बीच पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना और वैक्सीनेशन के तमाम पहलुओं पर खुलकर बात की। पीएम मोदी ने इस दौरान बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि 21 जून से देश में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों से वैक्सीनेशन के सारा काम वापस लिया जाएगा और ये काम भारत सरकार करेगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने बताया कि राज्य सरकारों को वैक्सीनेशन को लेकर कोई भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। वहीं पहले की तरह 25% वैक्सीन सीधे निजी सेक्टर को सौंपी जाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर भी गति देने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा है कि 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष के ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। पीएम मोदी ने कहा कि देश में 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई और ज्यादा बढ़ने वाली है। आज देश में 7 कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही हैं। दिल्ली में वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहां बूथ वहीं वैक्सीन की शुरुआत की। इसके साथ ही दिल्ली में अब 45+ वाले तमाम लोग जहां वो वोट डालते हैं वहीं पर वैक्सीन लगवाते हुए नजर आएंगे। इस अभियान की शुरुआत इसलिए की गई क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि 45+ वाले जो लोग हैं वो अब घरों से कम निकलते हुए बाहर आ रहे हैं। ऐसे में उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि बीएलओ और जो दिल्ली में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं उनको जो है नियुक्त किया जाएगा। वो लोग घर घर जाकर लोगों को मोटिवेट करेंगे ताकि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं वो अपने घरों से बाहर निकले और अपने पास वाले बूथ पर जाकर वैक्सीन लगवा सकें। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर वैक्सीन की कमी नहीं होती है तो इस अभियान के तहत तमाम ऐसे लोग जो 45 वर्ष से ऊपर हैं उनको 4 हफ्ते के अंदर वैक्सीन दिल्ली सरकार लगवाती हुई नजर आएगी। कोरोना रोधी टीकाकरण सफल बनाने की कड़ी में दिल्ली के लोगों को आम आदमी पार्टी सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। इसके तहत दिल्ली में लोग सोमवार से अपने घर के नजदीक बने पोलिंग बूथ पर कोरोना की वैक्सीन लगवा सकेंगे। इस अभियान की शुरुआत सोमवार से की जा रही है। इस बाबत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की डिजिटल प्रेस वार्ता में कहा गया कि दिल्ली में सोमवार से विशेष अभियान शुरू हो रहा है। इस अभियान का नाम है जहां वोट वहां वैक्सीन। इसके तहत लोग अपने घर के नजदीक पोलिंग बूथ पर वैक्सीन लगवा सकेंगे। यह अभियान 45 वर्ष से अधिक ऊपर उम्र वालों के लिए है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 45 साल से ऊपर के 57 लाख लोग दिल्ली में हैं और अब तक 27 लाख लोगों को पहली खुराक लग भी चुकी है, जबकि 30 लाख लोगों को अभी कोरोना की वैक्सीन लगाई जाना बाकी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर अब धीरे धीरे कम हो रही है। जी हां, हर दिन कोरोना के केस कम हो रहे हैं, तो वहीं पिछले 62 दिनों में आज देश में सबसे कम केस सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 1,636 नए केस सामने आए हैं। ये एक अच्छी खबर है देशवासियों के लिए, लेकिन अब भी कोरोना का खतरा लगातार बरकरार है। माना जा रहा है कि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो कम तो जरूर हुई है, लेकिन आने वाली तीसरी लहर काफी खतरनाक साबित होगी, जिसको लेकर हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकारों की क्या रणनीति रहेगी। हालांकि तमाम दावे यही है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी सरकारें तैयार हैं, लेकिन डॉक्टर और वैज्ञानिकों की अगर माने तो तीसरी लहर बच्चों पर ज्यादा अटैक करेगी। देश में कोरोना की दूसरी लहर में कई लोगों की मौत हुई। लगातार कई दिनों से देश में 2 लाख से ज्यादा केस हर दिन मिल रहे थे, लेकिन अब देश में 62 दिनों बाद सबसे कम केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में देश में 1,636 केस सामने आए। लगातार कोरोना के केस अब कम हो रहे हैं। आने वाली तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। इसका लगातार दावा भी किया जा रहा है, लेकिन हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिक लगातार ये बात भी कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए काफी खतरनाक साबित होगी। हालांकि बच्चों के लिए अब भी देश में वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है।
देश भर में कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होता जा रहा है और इसी के बीच कोरोना की तीसरी लहर देश में जल्द ही दस्तक दे सकती है। वहीं विशेषज्ञों की माने तो कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर सबसे ज्यादा असर डालेगी। इससे निपटने के लिए सरकार ने बच्चों को टीका लगाने का काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के एम्स में आज से बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल शुरू होने जा रहा है और वहीं डीसीजीआई ने 11 मई को वैक्सीन ट्रायल की मंजूरी दे दी थी और पहले चरण में 18 बच्चों को शामिल किया गया है। देश की राजधानी में आज से एम्स में कोवैक्सीन पर बच्चों का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है। हालांकि पटना के एम्स में इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है। आपको बता दें कि महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए क्लिनिकल ट्रायल काफी अहम माना जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि बच्चों पर होने वाले क्लिनिकल ट्रायल के लिए डीसीजीआई ने 11 मई को अपनी मंजूरी दी थी। ट्रायल के पहले चरण में 18 बच्चों को शामिल किया गया। वैक्सीन को लेकर तरह तरह की स्टडी की जा रही है। इसी कड़ी में वैक्सीन पर एक और स्टडी की गई, जिसमें दावा किया गया कि कोवैक्सीन के मुकाबले कोविशील्ड ज्यादा एंटीबॉडी बनाती है। हालांकि ये दावा सिर्फ एक डोज को लेकर किया गया, यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद दोनों पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी तैयार करती है। इधर आपको ये भी बता दे कि ये स्टडी सिर्फ डॉक्टरों और नर्सों पर की गई, यानी आम लोगों पर अभी ये स्टडी नहीं की गई है। देश में इस समय कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। इस बीच एक लेटेस्ट स्टडी में दावा किया गया कोवैक्सीन की तुलना में कोविशील्ड लेने वालों के शरीर में ज्यादा एंटीबॉडी विकसित हुई है। आपको बता दें कि यह स्टडी उन हेल्थ केयर वर्कर्स पर की गई जिन्हें कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन में से किसी एक वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। इसमें पाया यह गया कि दोनों ही वैक्सीन प्रभावी हैं, लेकिन कोविशील्ड का एंटीबॉडी रेट ज्यादा अच्छा है। हालांकि यह दावा सिर्फ पहली डोज को लेकर किया गया, यानी कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की दोनों डोज लगने के बाद दोनों अच्छी संख्या में एंटीबॉडी बनाती हैं। लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों ने लोगों की परेशानी में इजाफा कर दिया। एक बार फिर लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल देखने को मिला। पेट्रोल 28 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 27 पैसे प्रति लीटर की दर से महंगा हो गया है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है तो डीजल 86 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। वही बात मुंबई की करें तो मुंबई में इस वक्त पेट्रोल 101 रुपए के आंकड़े को भी पार कर चुका है तो डीजल 94 रुपए के करीब पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। लगातार दूसरे दिन भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 28 पैसे प्रति लीटर तो डीजल की कीमत 27 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई। अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 55 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर तो वहीं दिल्ली में डीजल 86 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर हो गई है तो वहीं डीजल की कीमत में इजाफा हो गया और ये 93 रुपए 98 पैसे तक जा पहुंची है। शहरों में किराए पर रह रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल केंद्र सरकार ने मॉडल टेनेंसी एक्ट को मंजूरी दे दी है। ये एक्ट किराएदारों के लिए फ्रेमवर्क तैयार करेगा ताकि किराएदारों को आसानी से रहने के लिए मकान मिल सके और मकान मालिक उन पर अपने मनमर्जी के नियम ना थोप सके। मकान किराए पर देना और लेना दोनों ही खूब झंझट है। इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते मॉडल टेनेंसी एक्ट को मंजूरी दी। मॉडल टेनेंसी एक्ट का उद्देश्य देश में किराएदारों से जुड़े मामलों के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना है ताकि हर आयु वर्ग के लोगों को किराए पर मकान उपलब्ध हो सके। ये कानून मकान को किराए पर देने की प्रक्रिया को धीरे धीरे औपचारिक बाजार में बदलकर उसे संस्थागत रूप देने की कोशिश है। आयकर विभाग की तरफ से ग्राहकों के लिए अब एक नई सुविधा दी जा रही है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ग्राहकों के लिए अब एक नया ई फिलिंग पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस ई फिलिंग पोर्टल के द्वारा ग्राहकों को टैक्स संबंधित सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। साथ ही साथ ग्राहकों को अब कुछ नए फीचर्स का भी इस एप्लीकेशन के थ्रू अनुदान मिल सकेगा। इसके अलावा आयकर टैक्स विभाग की माने तो ये सुविधाएं ग्राहकों को 18 जून से उपलब्ध कराई जा सकेंगी और आयकर विभाग की वेबसाइट पर ये सारी सुविधाएं एक्सेसिबल रहेंगी। आयकर विभाग ने टैक्स पेयर्स को सुविधा देते हुए एक नया ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है। आईटी विभाग की माने तो ग्राहकों को इस पोर्टल के लॉन्च होने से काफी सुविधा मिलेगी और ई फाइलिंग के अलावा कई और सुविधाएं भी ग्राहकों को मिल सकेंगी।
कोवैक्सीन का टीकाकरण सभी नागरिकों को सुनिश्चित करने की मांग को लेकर हरियाणा कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा के राज्यपाल से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल, हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा और आफताब अहमद शामिल रहे। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा और ये मांग की कि देश में कोवैक्सीन का टीकाकरण सभी नागरिकों को जल्द से जल्द और मुफ्त में लगाया जाए। कोवैक्सीन के टीकाकरण को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। सोमवार को चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल के नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा और कांग्रेस के नेता आफताब अहमद ने हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा और उसमें मांग की है केंद्र सरकार देश में कोवैक्सीन का टीकाकरण जल्द से जल्द नागरिकों के लिए सुनिश्चित करे। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने केंद्र सरकार पर टीकाकरण में भेदभाव के भी आरोप लगाए हैं। बंसल का कहना है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है उनके साथ वैक्सीन को लेकर भेदभाव बरता जा रहा है। वहीं हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भी कहा है कि वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार की कोई तैयारी नहीं थी, जिसका खामियाजा देश के लोगों को भुगतना पड़ा है। कोवैक्सीन के टीकाकरण को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस के नेताओं ने सरकार पर कोवैक्सीन के मामले में कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। काबिले गौर है कि इससे पहले भी वैक्सीनेशन के मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच में ट्विटर वार हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े आदेशों के बाद अब फरीदाबाद में जल्द ही बड़े स्तर पर तोड़फोड़ की जा सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद के वन क्षेत्र लकड़पुर और खोरी गांव में जो अवैध निर्माण बने हुए हैं वन विभाग की भूमि पर उन्हें खाली करवाने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वर्ष 2016 में यह आदेश दिए गए, लेकिन उसके बावजूद जब 5 साल तक जो है विभाग इस जमीन को खाली नहीं करवा पाया तो उसके बाद वर्ष 2020 में भी कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रही। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले से अधिक सख्त रुख अपनाया है और 6 हफ्ते का समय दिया है नगर निगम अधिकारियों को कि वे इस मामले में तुरंत संज्ञान लें और वन विभाग की जो भूमि है उसको खाली करवाया जाए। इतना ही नहीं, फरीदाबाद पुलिस को भी ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कर्मचारी वहां पर तोड़फोड़ के लिए जाएंगे अधिकारी, उन्हें पूरी पुलिस व्यवस्था, पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि किसी भी तरह का विवाद होने पर स्थिति से निपटा जा सके। और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि इस मामले में लापरवाही बरती गई तो उसकी जिम्मेवारी फरीदाबाद पुलिस की होगी और यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद वन क्षेत्र की भूमि निर्धारित समय तक खाली नहीं करवाई जाती है तो जो भी अधिकारी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में ली जाएगी। तो इसके बाद माना जा रहा है कि फरीदाबाद की लगभग 10,000 झुग्गियों पर, घरों पर पीला पंजा चल सकता है। और ऐसे में आपको बता दें कि जो वन क्षेत्र में जो मकान बने हुए हैं उनकी तरफ से जो वकील का पक्ष था उस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा और स्थगित करने की इस कार्रवाई को तब तक के लिए मांग की जब तक कि उन लोगों का पुनर्वास नहीं होता। लेकिन इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब इतने सालों में उन लोगों का पुनर्वास नहीं हुआ तो वे आगे और मौका उनको नहीं देंगे। और ऐसे में उन्होंने लोगों से ही कहा है कि वे इस मामले में गंभीरता बरतें और अपने पुनर्वास का इंतजाम करें। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट के इन सख्त आदेशों के बाद नगर निगम जिला पुलिस के साथ मिलकर इन अवैध निर्माणों को हटाने के लिए, वन क्षेत्र को खाली करवाने के लिए क्या नीति बनाता है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत दुकानदारों को सरकार ने राहत प्रदान की है और अब दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। इसके लिए महम के दुकानदारों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया है और कहा है कि अब उनकी रोजी रोटी ठीक से चल पाएगी। साथ ही दुकानदारों ने यह भी कहा है कि
लेफ्ट और राइट का फार्मूला यहाँ अपनाया गया है। एक दिन लेफ्ट की दुकानें यहाँ खुलती हैं तो दूसरे दिन राइट साइड की दुकानें खोली जाती हैं, लेकिन ये फार्मूला उनको रास नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ के दुकानदार जो है दिन भर खाली घूमते हैं और एक तरफ की दुकानों में भीड़ रहती है। और यदि यहाँ ओड इवन का फार्मूला अपनाया जाए तो उचित रहेगा। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत सरकार ने दुकानों को खोलने का समय बढ़ा दिया है, जिसके तहत अब दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। महम में दुकानदारों ने सरकार के इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। दुकानदारों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से उनकी दुकानों पर काम करने वाले कामगारों को रोजी रोटी ठीक से चल पाएगी। दुकानदारों ने सरकार के लेफ्ट राइट फार्मूले से नाराजगी जताई है और सरकार से ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोलने की अपील की है। दरअसल दुकानदारों का कहना है कि एक लाइन की दुकानों में ग्राहकों की भीड़ रहती है, जबकि दूसरी तरफ के दुकानदार दिन भर खाली घूमते रहते हैं। एनसीआर की लाइफलाइन कहे जाने वाली मेट्रो को आज दोबारा से शुरू कर दिया गया है। 10 मई को कोरोना के ज़्यादा मामले बढ़ने से बंद कर दिया गया था, लेकिन आज से दोबारा से इसकी शुरुआत की गई है। आज यात्री यात्रा कर सकेंगे, साथ ही साथ 50% यात्री इसमें सफ़र कर सकेंगे। कोरोना गाइडलाइन के तहत ही एंट्री की जाएगी। आपको आरोग्य सेतु ऐप दिखाना होगा, साथ ही साथ सैनिटाइजर से हाथ धोने होंगे, आपका मास्क चेक किया जाएगा और थर्मल स्कैनिंग के बाद ही आपको एंट्री दी जाएगी। आपको बता दें कि गुरुग्राम में करीब 2 लाख ऐसे लोग हैं जो कि दिल्ली में रोजाना सफ़र करते हैं, तो ऐसे में मेट्रो की यात्रा उनके लिए कहीं ना कहीं राहत भरी होती है। लेकिन जब से मेट्रो बंद है तो कहीं ना कहीं अपने वाहनों से वो सफ़र कर रहे थे, जिससे कि जाम और समय की बर्बादी हो रही थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब फिलहाल मेट्रो शुरू होने से कहीं ना कहीं राहत भरी खबर गुरुग्राम वासियों को है और ऐसे में वो यात्रा कर सकते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको यात्रा करनी होगी। मेट्रो में मात्र एक सीट छोड़कर ही एक सवारी बैठ सकती है, खड़े होकर आप यात्रा नहीं कर सकते। साथ ही साथ आपको बता दें कि 5 से 15 मिनट की फ्रिक्वेंसी पर मेट्रो आपको मिलेगी, तो ऐसे में आप समय पर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, अब कहीं ना कहीं घटते नजर आ रहा है, तो ऐसे में सरकार ने पाबंदियों पर ढील जरूर दी है, लेकिन अभी भी सतर्कता रहने की जरूरत है। दिल्ली में सोमवार से अनलॉक शुरू होने के साथ ही मेट्रो 50% यात्रियों के साथ दौड़ती नजर आ रही है। डीएमआरसी की घोषणा के साथ ही आज येलो लाइन पर शहर के हुडा सिटी सेंटर से समयपुर बादली के बीच मेट्रो का संचालन भी शुरू हो गया। ऐसे में मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को पहले थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा और इसके साथ ही मेट्रो पटरी पर दौड़ती नजर आ रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 से 15 मिनट तक रहेगी। यात्रियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। शहर में हुडा सिटी सेंटर, इफ्को चौक, एमजी रोड, सिकंदरपुर, गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन हैं और इन स्टेशन से करीब 2 लाख लोग रोजाना सफर करते हैं। सोमवार को हुडा सिटी सेंटर, समयपुर बादली तक मेट्रो का संचालन शुरू होने के चलते इन स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध भी किए गए। अनलॉक 2 को लेकर दुकानदारों के लिए कुछ छूट दी गई है, जिसमें आप दुकानें दोपहर को 3 बजे की बजाय शाम को 6 बजे तक खोली जा सकती है। लेकिन जिस तरह सरकार द्वारा लगातार कोरोना को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन में छूट दी गई है, लोगों ने भी लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है। समालखा में सोमवार को सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने न ही मास्क का प्रयोग किया हुआ था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग में थी, और लोगों की यह लापरवाही आने वाले समय में एक गंभीर रूप ले सकती है। इसलिए लोगों को चाहिए कि वह अपने संक्रमण से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग में रहे, ताकि दोबारा कोरोना संक्रमण से लोग ग्रसित न हो। सरकार की ओर से लॉकडाउन में दी गई ढील के बावजूद लोगों ने कोरोना जैसी बीमारी को लेकर लापरवाही बरतना शुरू कर दिया है। समालखा शहर और आसपास के गांव में लगभग 20 दिन पहले कोरोना के केसों में काफी इजाफा देखने को मिल रहा था। यहां तक कि कोरोना संक्रमण से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिससे कोरोना को लेकर लोगों में भय है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने सख्ती दिखाना कम कर दिया, लोगों ने भी लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। सोमवार को समालखा की सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिली। दुकानों के अंदर भी ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ रही। वहीं सड़कों पर लोग बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते भी दिखाई दिए।
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 24 घंटे में हो गए हैं पॉजिटिव से नेगेटिव। रविवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में राम रहीम को भर्ती कराया गया था, जहां कल उनकी कोविड रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव थी, वहीं आज उनकी RT-PCR की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। साथ ही साथ आपको ये बता दें, आज सुबह 8:30 बजे उनकी मुंह बोली बेटी हरप्रीत आज उनसे मिलने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में पहुंची हैं। उन्होंने 15 जून तक के लिए उनके अटेंडेंट के रूप में कार्ड भी बनवा लिया है। दरअसल 3 जून को खबर सामने आई थी कि रोहतक जिले की सुनारे जेल में बंद गुरमीत राम रहीम की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। इसके बाद उसे पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया। राम रहीम को पेट में दर्द की शिकायत थी। गुरुवार सुबह करीब 7 बजे राम रहीम को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से पीजीआई लाया गया, फिर उसे गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। राम रहीम को मेदांता अस्पताल के 9वीं मंजिल पर 4643 नंबर रूम में रखा गया। सूत्रों के मुताबिक हनीप्रीत आज सुबह 8:30 बजे राम रहीम के हाल जानने पहुंची। इसके बाद राम रहीम के अटेंडेंट के रूप में हनीप्रीत ने अपना कार्ड भी बनवा लिया है। कृषि कानूनों को लेकर चल रहा आंदोलन अभी भी दिल्ली के बॉर्डर्स पर जारी है। इसी बीच आंदोलन को और तेज करने की रणनीति बनाई जा रही है, जिसको लेकर राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे और आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाएंगे। जानकारी के मुताबिक ये मुलाकात 9 जून को कोलकाता में होगी। इसके साथ ही राकेश टिकैत ममता बनर्जी को सीएम बनने पर बधाई भी देंगे। कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर आंदोलन अभी भी लगातार चल रहा है। आंदोलन को 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन आंदोलनकारी अब भी धरने पर डटे हुए हैं। इस बीच अब आंदोलनकारी नेता राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मिलने जाएंगे और आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाएंगे। जानकारी के मुताबिक टिकैत की मुलाकात 9 जून को होगी। साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि ममता को लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनने पर भी बधाई दी जाएगी। मुकदमे भी वापसी हो। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से देश का एक बड़ा हिस्सा गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। कुछ विशेषज्ञ इस महामारी की तीसरी लहर को लेकर भी आगाह कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मत है कि कोविड-19 की तीसरी लहर आएगी और इससे बच्चे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों को ऑक्सीजन व दवाओं के लिए जूझना पड़ा था, जिससे अस्पताल व स्वास्थ्य महकमे ने सबक लिया है और अब तीसरी लहर में परिस्थितियाँ काबू से बाहर ना जा पाएँ, इसके लिए पूरी तैयारियाँ की जा रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि अगर कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आती है तो उस समय कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए या उन परिस्थितियों से हमारा स्वास्थ्य विभाग कितना खरा उतरता है, यह देखने वाली बात होगी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को पूरा 1 साल होने वाला है। वही कई ऐसे हैं जिनका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। आपको बता दें, ड्रग्स के मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सुशांत सिंह की बहन और जीजा दोनों ही ड्रग्स लेते थे और अपने भाई सुशांत को भी देते थे। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 1 साल पूरा होने वाला है। वहीं कुछ ऐसे राज भी हैं जिन पर अब तक पर्दा नहीं उठ पाया है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से रिलेटेड ड्रग्स के मामले में आरोपी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सुशांत की बहन प्रियंका और जीजा सिद्धार्थ भी ड्रग्स लेते थे और सुशांत के लिए भी वो लाया करते थे। और इसी के साथ जनता रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।